नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आ चुका है देश का आर्थिक सर्वेक्षण। क्या होता है ये, आज के सेशन में करेंगे चर्चा। किस तरह से इस सर्वेक्षण की प्रतीक्षा यूपीएससी के विद्यार्थी करते हैं। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जिन्हें भारत सरकार के ऑफिशियल डेटा की तलाश होती है, वो इस डॉक्यूमेंट को अपने लिए सबसे उच्च लेवल की डेटा से युक्त पुस्तक के रूप में मानते हैं, जिसके डेटा पर कोई भी ऐतराज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर इसे एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो ये वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह से आंसर शीट के अंदर काउंट की जा सकती है। इकोनॉमिक सर्वे, आम बोलचाल की भाषा में एक ऐसा सर्वे जिसने पिछले साल की सारी अर्थव्यवस्था का निरीक्षण किया और आज पूरे देश के सामने लाकर रख दिया। जब आप लोकतंत्र में हैं तो लोकतंत्र में जिम्मेदारी है कि आपका अपनों के द्वारा अपनों के लिए शासन हो रहा है। ऐसे में जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए जब शासन है, तो लोकतंत्र में एक बुनियादी सवाल आता है और वो है अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का। जब सरकार से आप जवाबदेहिता चाहते हैं, तो सरकार आपके सामने सारा हिसाब रखती है, आसान करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर वाले आपको खर्चने के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए 10,000 रुपए देते हैं कि जाइए इस बड़े शहर में घूमकर चले आइए। अपने दोस्तों के साथ जाना है, यात्रा कैसे भी करनी है, वो आपका विवेक है। आपने 10,000 रुपए घूमने के लिए लिए थे, आप घूमकर आते हैं। आप घूमकर आकर के घर वालों के सामने अपनी प्रस्तुति दे देते हैं कि साहब मैं इतना रुपया लेके गया था, मैं ये घूमकर आया, इन इन जगहों पर मैंने घूमा और मैंने इतना इतना पैसा इस तरह से खर्च किया। हालांकि आपकी खर्च की रिपोर्ट घर वाले शायद ना मांग रहे हों, वो आपके अनुभव जानना चाहते हों, लेकिन हो भी सकता है कि वो आपसे आपकी खर्च की रिपोर्ट भी मांग रहे हों। आपने पूरी तरह से एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। लोकतंत्र में सरकार भी आपके और मेरे पैसे से ही तो चल रही है, जिसे आपने और हमने टैक्स से जमा किया है, देश की संचित निधि, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। बजट के माध्यम से सरकार हमसे उसे खर्च करने की स्वीकृति मांगती है। जब आप परसों बजट आता देखेंगे, तो सही मायने में सरकार हमसे उसकी इजाजत मांगती है कि क्या हम इस पैसे का इस तरह से यूज कर सकते हैं। जब बजट के अंदर जब आप सारी अनुमति दे चुके होते हैं, तो अगले साल जब मुलाकात फिर बजट पर होने वाली होती है, तो सरकार पहले ही आकर देश को बताती है कि पिछले साल जो हमने बजट लिया था ना, उससे हमने ये तो काम किया। देश ने इस तरह से प्रगति की हमारे बजट से, क्योंकि अल्टीमेटली अर्थ से ही सब चल रहा है। तो ऐसे में देश ने इस पैमाने पर इतनी इतनी तरक्की की, देश की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ी। सारी की सारी फोरकास्ट हमको यहाँ पर दे दी जाती हैं। सारी की सारी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमको दे दिए जाते हैं, और भविष्य के लिए कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो उसके लिए फोरकास्ट, भविष्य के अनुमान दे दिए जाते हैं। इसी से बनता है आर्थिक समीक्षा। आज जब हम आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे हैं, उसका नाम 25-26 है। 26 में हम खड़े हैं, 25 से लेकर 26 तक का वो डेटा आपके सामने लेकर हाजिर है। सर्वे के अंदर किन किन मुद्दों पर देश का ध्यान आकर्षित करवाया गया, ये सारी बातें हैं। क्या सर इसमें यह भी बताया गया होगा कि सरकार ने किस जगह कितना खर्च किया? हाँ, आंकड़े सारे होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ इतनी डिटेल अकाउंटिंग नहीं होती जितनी सीएजी को दी जाती है चेक करने के लिए, क्योंकि आप और हम अकाउंट्स के विद्यार्थी नहीं कि एक एक पैमाने पर चीजों को जांच कर परख सकें। लेकिन लमसम हमको जानकारियां इस पूरे डिटेल में दी जाती हैं कि स्वास्थ्य की योजनाओं पर इतना पैसा, चिकित्सा सफाई पर इतना पैसा, सड़क निर्माण पर इतना पैसा। ये सारी की सारी जानकारियां हमें इसमें दे दी जाती हैं कि सरकार ने ये सब किया। इनके जो रिजल्ट्स हैं वही हमारे देश की सही मायने में हालत बताते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था में जानकारी दी गई इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से कि हमारी अर्थशास्त्र, हमारी जो देश की इकोनॉमी है, उसका स्वास्थ्य बढ़िया है, देश अच्छे रूप से प्रगति कर रहा है। ऐसे ही करते रहे तो हम कहां तक पहुंचेंगे, कुछ चीजों पर हमारा ध्यान भी आकर्षित कराया गया। लेकिन चूंकि ये पूरी तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुना और पढ़ा जाता है, इसलिए यूपीएससी के अंदर विशेष रूप से मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के अंदर तो निश्चित ही ये काम का है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा काम का माना जाता है। फिलहाल के लिए बात हो आर्थिक समीक्षा की, तो वो एक प्रकार का हिसाब किताब का वो सिस्टम है जिसमें सरकार आपको ग्रोथ की ट्रांजेक्टरी, स्टेट वाइज सॉरी सेक्टर वाइज आपको परफॉर्मेंस, ट्रेंड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज सब बताती है। इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, फिजिकल मॉनेटरी डेवलपमेंट, इमर्जिंग स्ट्रक्चरल शिफ्ट, सबके बारे में जिक्र किया जाता है। तो फिर बनाता कौन है इसको? फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसकी नेता फिलहाल निर्मला सीतारमन जी हैं, जो बजट लेकर आएंगी,
उन्हीं के ही अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट। इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर इकोनॉमिक डिवीजन हर साल इकोनॉमिक सर्वे तैयार करता है, जिसको प्रेजेंट करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि फिलहाल डॉक्टर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर हैं। उनके द्वारा ये मतलब हर साल व्यक्त किया जाता है। इसका इतिहास है, बजट से पहले, बजट के साथ, इसके कुछ इतिहास की व्याख्या चली आती है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसमें ये सरकार को अपनी तरफ से कुछ सलाह देते भी दिखाई दे जाते हैं। अर्थात जब इकोनॉमिक सर्वे आता है तो वो एक प्रकार से दिशा तो देता ही है, ऑब्लिगेशन नहीं देता। ऐसा नहीं है कि जो यहां लिख कर दे दिया वो आपको मानना ही होगा, लेकिन सुझाव जरूर देता है। जो सुझाव है उनको बजट में इंप्लीमेंट करना होता है। ये बिल्कुल वैसे है, आप कहीं घूमने गए थे, घर वालों ने पैसे दिए थे, आप उस पैसे से घूमने तो गए, अगली बार आपके अनुभव जुड़ते जाएंगे कि साहब मेरे को ट्रेन से जाने में इतना खर्चा हुआ, खाने में इतना खर्चा हुआ, बेहतर होता कि मैं प्रबंधन अच्छा करता, मैं ट्रेन को विकल्प के रूप में चुनता, लेकिन खाने के लिए मैं कुछ ऐसी जगह तलाशता जो कि फायदी होती, हाइजीनिक होती, मुझे दिक्कतें हुई थी। तो आप उनके अनुभव को अगली बार यूज कर सकते हैं। इसी वजह से इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो जानकारी होती है वो बजट को और सुंदर बनाने के लिए दी जाती है। ठीक है, इस पर आगे बढ़े, लेकिन इसको समझने से पहले कुछ की इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता हो तो इकोनॉमिक सर्वे समझना थोड़ा आसान होता है। लेकिन हाँ, अगर आप इन सारी जानकारियों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमी को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, तो मेरा एक कंप्लीट जीएस फाउंडेशन बैच है जिसमें मैंने डिटेल अर्थव्यवस्था पढ़ाई है, इकोनॉमी पढ़ाई है बाइलैंग्वेज तरीके से, इसी एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में लगाया हुआ है। आप वहां जाकर पूरी एक साल की वैलिडिटी के साथ ना केवल कोर्स देख सकेंगे बल्कि उसके टेस्ट भी दे पाएंगे, उनको मल्टीपल टाइम सुन पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। और हाँ, जो पढ़ाया है वो कंटेंट पूरी तरह से अप टू डेटेड आप अपने घर पर भी मंगा सकते हैं, वो भी आपके लिए नोट्स के रूप में एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आइए कुछ टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, हल्की हल्की जानकारी लेते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में जिक्र होता ही है इकोनॉमिक सर्वे में, दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। कि देश ने एक साल में अपनी सीमा के भीतर कितनी वस्तु और सेवा उत्पन्न की। इसको नापने के दो पैमाने दे दिए जाते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल और नॉमिनल के अंदर सरकार तय करती है कि यदि कैलकुलेशन बेस ईयर के साथ हो रहा है, जैसे फिलहाल के लिए रियल में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बेस ईयर पर स्टेबल प्राइस पर तय की जाती है। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए फिलहाल बेस ईयर 2011-12 लेकर चला जा रहा है। मतलब क्या है, 2011-12 के अंदर जितना देश के अंदर महंगाई था या वस्तुओं की कीमत थी, उसके मुकाबले अब कितना प्रतिशत बढ़ी पिछले साल से, वो हमारी ग्रोथ के अंदर काउंट की जाती है। मान लीजिए पिछले साल तक गुड्स एंड सर्विसेज आपने 100 रुपए की पैदा की थी इन कंपैरिजन टू 2011-12, लेकिन अब आपने 110 रुपए की पैदा कर दी, तो 10% का ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ के अंदर काउंट किया जाएगा। बेस 2011-12 से लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए जीडीपी की नॉमिनल तरीके से, तो जो वर्तमान में चल रही है, मतलब अगर बात की जाए रियल तरीके से, तो जो वर्तमान में चल रही है इस साल के हिसाब से आप जीडीपी को आज की कीमतों पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सरकार इन्फ्लेशन के चलते उसे काउंट ना कर कर बेस ईयर के आधार पर चलती हुई इंडिकेटर्स के साथ दिखाती हुई चलती है। जीडीपी की कैलकुलेशन में कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तमाम जैसे पॉइंट्स का उपयोग भरपूर मात्रा में किया जाता है। अगर आप इनके डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो अगेन मैं यही कहूंगा कि या तो इसके लिए एक डिटेल क्लास आप चाहते हैं तो हम अलग से लेकर के सीरीज आ सकते हैं, अदरवाइज आप इकोनॉमी पढ़ने में अगर रुचि रखते हैं तो हमने बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में बहुत ही खूबसूरत कोर्स बना करके रखा हुआ है, आप जरूर उसे सुन सकते हैं। एक टर्म है जिसका नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई जिसको हिंदी में मुद्रास्फीति बोल करके बताया जाता है, ये देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। हम लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़नी ही नहीं चाहिए, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाता है कि महंगाई बढ़े तो बुराई नहीं है, बस अति से अधिक ना बढ़े। मतलब 4% तक की हमने अपनी लिमिट लगा रखी है, अधिकतम 4%, और ज्यादा अगर करते हो तो 6 तक चले जाओ, तो इसको लिखते हैं 4 प्लस माइनस 2, अर्थात 2% से लेकर 6% के बीच में महंगाई बढ़े तो इकोनॉमी को हेल्दी इकोनॉमी कहा जाता है। तो जब भी महंगाई का जिक्र होता है तो मुद्रास्फीति के ऊपर आंकड़े जरूर, महंगाई के आंकड़े जरूर इकोनॉमिक सर्वे में दिखाए जाते हैं। महंगाई डिमांड पुल यानी कि आपकी मांग पर आधारित हो सकती है, खर्च पर आधारित हो सकती है, बिल्ट इन फैसिलिटीज के आधार पर हो सकती है। इकोनॉमिक सर्वे में एक और टर्म डिस्कस होता है जिसका नाम है डेफिसिट। घाटे की तरीके से आप इसे ले सकते हैं। घाटे से मतलब है
आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया अगर बोला जाए तो 50 पैसा क्या था, अठन्नी क्या थी, तो 8 आना जो था वो आपका डेफिसिट था, घाटा था। खर्च ज्यादा किए, आमदनी के स्रोत कम थे, तो जो पैसा खर्च किया वहीं से ही आप डेफिसिट के बारे में बात करते हैं। सरकार के साथ भी यही होता है। सरकार की आय के जो स्रोत हैं उसमें बड़ा कारण टैक्सेशन है। आमदनी कम है लेकिन सरकार ने खर्च बहुत से कर रखे हैं, तो इससे भी डेफिसिट की स्थिति उत्पन्न होकर आती है। लेकिन इस डेफिसिट को कई तरीके से डिस्कस किया जाता है। इन डेफिसिट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट है दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, अर्थात सरकार ने रिकरिंग बेसिस पर खर्च ज्यादा किए। रिकरिंग बेसिस मतलब इस महीने भी था, अगले महीने भी था, या इस साल भी था, अगले साल भी होगा, फिर भी होगा। ऐसा कब होता है? पेंशन्स में, तनख्वाहों के अंदर, इंसेंटिव्स के अंदर, जो कि सरकार को लगता है कि इतना तो देना ही है टाइप से, बोनसेस टाइप से। तो ऐसी चीज में सरकार को जो चीज रेपिटेटिव देनी पड़े, आप कहें सर कल तो बोनस दिया था, जरूरी थोड़ी अगली बार दें, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी हो जो क्रमागत देखी जा रही है, इस बार आया तो अगली बार भी आएगा ही आएगा, जैसे तनख्वाह है। तो ऐसे खर्च जो बंध चुके हैं, उन बंधे हुए खर्चों में पैसा खर्च हो रहा हो, और ऐसे आय के स्रोत जो जुड़ चुके हैं, ये तो आना ही है, जैसे टैक्सेशन। तो ऐसे में इन दोनों के बीच का अंतर, आमदनी और खर्च के बीच का अंतर, रेवेन्यू डेफिसिट के रूप में कंसीडर किया जाता है। यदि ये रेवेन्यू डेफिसिट वाकई में एग्जिस्ट कर रहा हो, सरकार के रेवेन्यू के ऊपर खर्चे ज्यादा हो रहे हो, तो इसको प्रबंधन बेकार माना जाता है। कहा जाता है कि सरकार, आपको इतना तक नहीं पता, आपने कमाने के लिए जो लोग रखे हैं उन पर ज्यादा खर्च कर रहे हो और कमा कम पा रहे हो, तो फिर कैसी सरकार चला रहे हो। एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जिसमें सरकार क्या करती है, अपने खर्चों में कुछ पैसा कैपिटल असेट के डेवलपमेंट में भी खर्च कर रही होती है, हालांकि वो रिकरिंग नहीं है, जैसे सड़क बनाना, ब्रिज बनाना, अस्पताल बनाना। तो ऐसे में अगर आपके कुल खर्चों में से उसको हटा दिया जाए, जिससे कि देश ने पूंजी का निर्माण किया है, कुछ एसेट्स बनाए हैं, जैसे अगर मैं आज कर्ज में हूं तो दो कारण हैं, या तो मैं खर्च बहुत कर रहा हूं इसलिए कर्ज में हूं, या मैंने कोई घर, कोई गाड़ी या कोई ऐसी वस्तु खरीदी है जो स्थावर है, या मैंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट किया है जो आगे चलकर मुझे रिटर्न देने वाली है। तो ऐसे के जो इन्वेस्टमेंट हैं ये आपके कैपिटल एसेट्स के अंदर काउंट कर लिए जाते हैं कि चलो ये रिकरिंग नहीं है, बार बार नहीं होगा। इस वजह से आपका जो इफेक्टिव डेफिसिट है वो थोड़ा कम हो जाता है, और सरकार उससे अपनी हेल्थ को जज करवाती है। बोले यार देखो, रेवेन्यू डेफिसिट से मत नापो, इफेक्टिव से हमें नाप लो, ताकि पता रहे कि हमने असल में क्या खर्च किया है। खर्च की बात हो तो एक्सपेंडिचर दो तरह से कंसीडर ही किए जाते हैं कि भाई कहां कहां खर्च करके आई है सरकार। रेवेन्यू पर खर्च कर रही है कि कैपिटल पर खर्च कर रही है। कैपिटल मतलब जो एक बार हो रहा हो, या फिर वैसा किसी एक निर्माण में हो रहा हो, फिर अगले निर्माण के लिए हो, एक ही व्यक्ति को बार बार ना दिया जा रहा हो। तो ऐसे में सरकार के दो बड़े खर्च होते हैं। माना जाता है अगर सरकार खर्च कर रही है और उसके चलते घाटे में भी है, बुराई नहीं है, बस वो कैपिटल पर कैपिटल पर ज्यादा खर्च करे, रेवेन्यू पर नहीं। लेकिन खर्च तो हर तरीके से सरकार की सेहत बिगाड़ते हैं। इसीलिए खर्च के लिए डेट टू जीडीपी का एक आकलन रखा जाता है कि सरकार ने अपनी जीडीपी के मुकाबले कितना घाटा रख रखा है। मान लीजिए कि 100 रुपए तो आप साल भर में कुल कमाते हो, हर साल कितना कर्ज में रह सकते हो, इसके लिए भी कुछ आंकड़े मानकर सरकार चलती है कि चलो इतना डेट में रह लेंगे, फिर इसको हम जनता से उधार मांग लेंगे, विदेशों से बॉन्ड बना के उधार मांग लेंगे, ट्रेजरी बिल्स ले आएंगे, वहां से उधार मांग लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें इकोनॉमिक सर्वे जानने से पहले पता हो तो आप आंकड़ों को मैच करने में आसानी पाते हैं। जैसे इस बार का ही इकोनॉमिक सर्वे जब 2025-26 आया, तो प्रधानमंत्री ने आकर के इस बारे में देश को बताया कि साहब कितनी अच्छी चीज लेकर आए हैं। निर्मला सीतारमण जी ने इसको जब टेबल किया, देश के सामने बताया, तो कुछ बेसिक आंकड़े निकल कर आए। जैसे हमारे देश की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर, वो 7.4% बताई गई। एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें 1.7% बताया गया। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो 2.2% की बताई गई, और जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 701.4 बिलियन डॉलर बताया गया। ये कुछ की इंडिकेटर्स थे। संसद के अंदर इस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी जब आती हैं तो लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस बार आप नवी बार बजट पेश करने वाली हैं, उससे पहले आपने इकोनॉमिक सर्वे भी बताया, जिसमें पता चलता है कि वित्त वर्ष 2026-27 की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.8 से 7.2 की रेंज में रह सकती है। ऐसा क्यों बताया? बोले पिछले साल के जो हमारे अनुभव हैं उससे देखकर ऐसा लगता है। और सर्वे से पता चला कि पिछले साल हमारे देश में जिन लोगों की उम्र 15 साल से ऊपर थी, उनमें से 56.2 करोड़ लोग रोजगार में थे।
निर्मला सीतारमण जी ने ये सारा डेटा देश के सामने रखते हुए कहा कि पिछली बार हमारे जो एडवांस एस्टिमेट्स है रियल जीडीपी ग्रोथ के फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, उससे पता चलता है कि हम 7.4% के हिसाब से ग्रो करके आ रहे हैं। और ऐसे में आने वाले 25-26 के अंदर जीडीपी ग्रोथ जो हमारा रहने का अनुमान जब ओवरऑल निकल कर आएगा, क्योंकि अभी क्या होता है ना, 25 गया ही है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो मार्च तक आप अभी लेकर चलने वाले हैं, तो ऐसे में इसके आंकड़े अगले साल सुनने को मिलेंगे। तो सरकार की उम्मीद है कि हमारी ग्रोथ रेट 7% से ऊपर रहेगी। फोरकास्टेड है 7.3% आरबीआई के अनुसार, जो कि वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में कंसीडर होता है। इसके बाद फिर चाइना का नंबर आता है। बात इन्फ्लेशन की हो तो बताया गया कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आरबीआई और आईएमएफ का अनुमान जताया था कि देश की जो महंगाई है वो 4% के तय लक्ष्य के दायरे में बनी रहेगी। यह आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया हुआ है कि महंगाई 4 ± 2% बढ़े, बोले इसी रेंज में ही इसी रेंज में ही रहेगी। और इसमें खरीफ की अच्छी पैदावार, रबी की बेहतर बुआई को देखते हुए 2025 में आरबीआई ने 2026 के लिए महंगाई दर का अनुमान घटा दिया था, 2% ही कर दिया था। आरबीआई ने अनुमान लगाया था कि वित्त वर्ष 27 की पहली और दूसरी तिमाही Q1 Q2 में महंगाई दर 3.9% और 4% रह सकती है। मतलब जो रेंज है उसी के अंदर महंगाई दर रह सकती है। ऐसा करते हुए इंडिया हाईएस्ट रिडक्शन हेडलाइन इन्फ्लेशन में करने वाला देश बना, जिसने अपनी महंगाई पर इतना तेजी से कंट्रोल स्थापित किया हो। देश के अंदर महंगाई पर नियंत्रण करना यह बड़ी अर्थव्यवस्था की सफलता माना जाता है। आज आप वेनेजुएला, ईरान, पाकिस्तान, जब इन देशों के नाम सुनते हैं तो इनकी सबसे बड़ी क्राइसिस सुनते हैं कि महंगाई बहुत है। देश की व्यवस्था सही है, इसका अनुमान ही है कि वहां की महंगाई कैसी है। तो महंगाई में जब आप दुनिया के सामने देखते हैं कि भारत ने अपनी महंगाई को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, तो ये अपने आप में एक बड़ा नंबर निकलकर सामने आता है। जहां तक बात हो रोजगार की, तो सरकार ने कहा कि पिछले साल 56.2 करोड़ लोग रोजगार में थे, और उनमें से भी पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही के अंदर 8.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुई थी। तो ये सरकार के कुछ आंकड़े हैं जो निकल करके बाहर चले आते हैं। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को लेकर के बात की गई। जहां तक बात हो खेती और किसानी की, तो सरकार का मानना है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ भी 3.1% देखने को मिलेगी। 2024-25 में अनाज की रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, जिससे महंगाई को काबू रखने में काफी ज्यादा सरकार को मदद मिली थी। 2024-25 के अंदर सरकार ने बताया कि जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं उसका रिकॉर्ड प्रोडक्शन देश के द्वारा किया गया था, और एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। बात हो राजस्व घाटे की, तो बोले जीडीपी के मुकाबले जो घाटा है वो 4.4% रखने का लक्ष्य रखा गया है। पहले 4.8% थी। सरकार ने ये अपनी तरफ से आंकड़ा बता दिया कि 25-26 में 4.4% का अनुमानित लक्ष्य है, जिसको हम लोगों के द्वारा हासिल कर लिया जाएगा। ये जो डेटा मैंने आपको बताया, जिसमें आप एक्सपेंडिचर जैसे शब्द सुन रहे हैं, इन्हीं को पहले बताया था और इन्हीं के आंकड़े मैं आपको यहां पर बताता चल रहा हूं। तो उम्मीद है कि आप बजट डेफिसिट का मतलब समझते होंगे, आप डेफिसिट में आती हुई कमी की सकारात्मकता समझते होंगे कि घाटा कम हो रहा है, इसका मतलब जीडीपी सही दिशा के अंदर आगे बढ़ रही है, ऐसा सरकार का मानना है। कुछ और आंकड़े निकल करके आए, जैसे कि नेशनल हाईवे नेटवर्क के बारे में आया कि 2014 के मुकाबले 60% इंक्रीज नेशनल हाईवे हुआ है। ऑपरेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर के अंदर भी जो वृद्धि है वो लगभग 10 गुना हो गई है। एवरेज कमीशनिंग ऑफ रेलवे नेटवर्क है वो ऑलवेज, मतलब रेलवे नेटवर्क जो है वो बढ़ गया है, 1499 से 3118 तक हो गया है। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो सरकार के द्वारा अपनी ग्रोथ के बारे के अंदर बताए गए। साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन 2024-25 के अंदर बढ़कर 22.1 लाख करोड़ हुआ, जो दर्शाता है कि सरकार ने जनता से खूब टैक्स वसूला। इसका मतलब जनता तरक्की भी तो कर रही थी, तभी टैक्स दे रही थी। शुरुआती क्वार्टर्स के अभी तक अप्रैल दिसंबर तक के आंकड़े हैं जो कि प्रोग्रेसिव रखी से दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रल रेवेन्यू रिसीट जो है वो भी 11.6% के हिसाब से बढ़ी है। सरकार के ये आंकड़े यहां से निकल कर आते हैं। कुल मिलाकर के सरकार ने अपनी तरफ से जो डेटा प्रस्तुत किया, उसमें यह बात स्पष्ट पता चलती है कि दिशा जो देश की है ना वो ऊपर की तरफ चल रही है, सकारात्मक रूप से ऊपर बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा के भंडार बढ़ते जा रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले बढ़कर ये $701 बिलियन तक पहुंच गए हैं। पहले $668 बिलियन के हुआ करते थे, और ये लगातार आंकड़ा, जैसे 2014-15 में देश का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो $341 बिलियन था,
आज वो 701 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। जहां तक बात हो विदेशों में किए जाने वाले निर्यात की, तो 2025 में हमने 825.3 बिलियन डॉलर का निर्यात किया और ये रफ्तार वित्त वर्ष 2026 में भी रहेगी। ये प्रोग्रेसिव तरीके से एक्सपोर्ट आगे बढ़ रहा है। इससे क्या पता चलता है? देश की जो फिस्कल हेल्थ है, इकोनॉमिक जो हेल्थ है, वो देश की सही है। देश सही तरीके से आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही समय पर भारत ने यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील जो की है, इसकी मेंशनिंग भी इसके अंदर की गई है। इस बात को भी यहां पर प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। ठीक है साहब। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर भी वृद्धि देखी गई, एमएसएमई के सेक्टर में वृद्धि देखी गई, सर्विस सेक्टर के अंदर वृद्धि देखी गई। वृद्धि 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 यानी कि सब तरह से, चाहे यूनिवर्सिटीज के नंबर हो, कॉलेजेस के नंबर हो, हायर एजुकेशनल मेडिकल कॉलेजेस, सरकार अपने आंकड़ों को यही बताते हुए चल रही है कि सरकार देश के अंदर सब तरफ से वृद्धि हो रही है। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस बताया गया कि साहब मोटापा हमारे देश के अंदर एक बड़ा चैलेंज बनकर आया है। दूसरा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स हमें लेने होंगे और मेंटल हेल्थ एक बड़ी चुनौती देश के लिए बनकर आ रही है। जहां तक बात हो ओबेसिटी की, तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए ऑयल कंजप्शन 10% तक घटाना होगा। हमें ईट राइट कैंपेन को प्रसारित करना होगा। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट चीजें चलानी होंगी और आज से थोड़ा काम कर लें ऐसे कैंपेन्स। तो इस तरह की चीजें यहां पर बताई गई। ऐसे ही मोबाइल का अत्यधिक यूज करने से डिजिटल एडिक्शन जो बढ़ा है, उसके लिए मेंटल हेल्थ को लेकर के प्रोग्राम्स की सरकार के द्वारा यहां पर बात की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के ध्यान में है कि क्या क्या चैलेंजेस फिलहाल चल रहे हैं। एजुकेशन एंड स्किल शोज जो है वो आगे पॉजिटिव ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, इसकी मंशा है। इसके बारे में आपने स्किल के बारे में चर्चा करते हुए जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने चिंता भी व्यक्त की। साथ ही साथ में फ्रीबीज को लेकर के कि जो मुफ्त की रेवड़ियां बट रही हैं, जो बजट का 8% हिस्सा केवल मुफ्त में बंटने में चला जा रहा है, यानी कि किसी काम के बिना ही सरकारें पैसा बांट दे रही हैं और इसकी संख्या में वृद्धि और देखी जा रही है। नकद ट्रांसफर पर खर्च जो है वो 1.7 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान देखा जा रहा है। राज्यों के द्वारा कुल बजट में 8.26% तक का हिस्सा ऐसा है जो राज्य अपने जीडीपी के अंदर से निकाल कर दे रहे हैं। सरकार के द्वारा भारत में 15 से 49 वर्ष की 24% महिलाएं, 23% पुरुषों का मोटापा और ओवरवेट होने का आंकड़ा उन्हें चिंताजनक स्तर तक लेकर जाता है। ये कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो कि जब यहां से निकल कर आते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, तो ये फैक्ट के रूप में आप आंसर राइटिंग में यूज कर पाते हैं। जो भी यूपीएससी का आंसर लिखने वाले छात्र छात्राएं हैं, वो इन आंसर्स को क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, हमने यहां पर पढ़ा था। आप उनको आंसर राइटिंग में एज ए रेफरेंस यूज कर पाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से, बाकी सबने अपने अपने स्तर पर प्रतिक्रियाएं दी कि हाँ, देश अच्छा चल रहा है। उन्हीं प्रतिक्रियाओं पर हमने आपके लिए अपनी पाठशाला का जो ट्विटर हैंडल है, वहां पर जानकारी दी। आप इन्हें लगातार फॉलो करते रह सकते हैं। हम यहां पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। नई टर्मिनोलॉजीज जो आई हैं, उन पर चर्चा करते रहेंगे। बजट आएगा 1 फरवरी को, संडे के दिन। हम उस पर भी आपके लिए कंप्लीट सेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि जैसे ही जानकारी आती है मैं आपके सामने लेकर हाजिर होता हूं। और इकोनॉमी में अगर थोड़ी असुविधा होती है या समझने में ऐसा लगता है कि बड़ा बोझिल है, तो एक बार ट्राई करके देखिए। आपको अगर अर्थव्यवस्था में आनंद ना आ जाए तो बताइएगा। हम आपके इंतजार में रहेंगे, फीडबैक के इंतजार में रहेंगे। और पढ़ने के लिए हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप अपने घर पर मंगाइए। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर ये उपलब्ध हैं। आपका बहुत धन्यवाद।